वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का पार्ट 2, जहाँ पिछले पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों को हल किया गया है। पार्ट 2 में शुरुआत करते हैं 51 क्वेश्चन से। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी विथ राज में। और जो लोग नए हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 51वां क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तीसरा है, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना। चौथा है, इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक की बीमार बच्चों को लोग स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। उपयुक्त में कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या सभी 4 जननी सुरक्षा योजना के संबंध में बताएं आप लोग। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का इसका आंसर होगा केवल 2, बी। इसका आंसर होगा केवल बी। 2 आंसर सही है, ये गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो 51 का आंसर है बी। आते हैं 52 क्वेश्चन पर। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें स्कूल जाने के पूर्व प्री स्कूल बच्चों को किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोध कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। दूसरा है, इसमें शिशु जन्म के समय देरी की रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। तीसरा, इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। चौथा, इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। तो एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्था के संदर्भ में है ये। इसमें कथन बताइए कौन सा सही है उपयुक्त में से? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी सभी 4। तो इसका आंसर होगा सी, सभी 3। केवल 3 नहीं, मतलब सभी 3 नहीं, केवल 3। इसका आंसर होगा सी, केवल 3। ठीक है। इसमें बच्चों और किशोरों के निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। केवल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। दूसरा है, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। 53वां का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा केवल 1। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट प्रयुक्त होने पर अवयव और विनिर्माण कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसका आंसर होगा केवल 1, ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 पर। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। ए, कार क्रैशर टक्कर का जिसमें एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगना। दूसरा है, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर जाने पर जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है और पता लगाना। तीसरा है, स्मार्टफोन के झुकाव का जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना। उपयुक्त में से कितने क्रियाशील त्वरण मापी माने एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, मतलब प्रकार की आवश्यकता है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी किसी में भी नहीं। तो 54वां का आंसर बताइए आप लोग। ये सभी में पाए जाते हैं, इसका सी आंसर होगा, सभी 3। ठीक है। इसका आंसर होगा 3, सभी में। कार क्रैशर में भी होता है, लैपटॉप में भी अचानक धरातल पर होता है और स्मार्टफोन को झुकाव पर भी होता है। ठीक है, पता लग जाता है। ठीक है, तो तीनों सही है 54वां का। तो इसका ऑप्शन होगा सभी 3। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों और बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारों को हटाकर उपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। दूसरा है, जैव निस्यंदक
मत्स्य उपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तीसरा है जैव निषेधक जल में मत्स्य के लिए पोषण तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या डी कोई भी नहीं। 55 का आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन होगा बी, केवल दो। इसका ऑप्शन होगा केवल दो, बी। इसका आंसर होगा ये बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 पर। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड वर्णन। पहला है सैफिड, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। दूसरा है निहारिकाएँ, वर्णन है तारे जो आवर्तिक रूप में जलते बुझते हैं। तीसरा है पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे तो उपयुक्त कथनों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो 56वां का आंसर बताइए आप लोग। 56वां का होगा केवल एक, ए सैफिड। ठीक है, ये इसका आंसर वर्णित में युग में सही है। 56 का क्या है? ए सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 पे। निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशिका नेविगेशन प्रणाली है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल या जापान? ये तो अभी पूछा गया क्वेश्चन है, ये आना चाहिए। नेविगेशन मार्गदर्शन का ये हो गया जापान, डी। ठीक है, 57 का होगा डी, जापान। अब आते हैं 58 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवधानिक चाल पर नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। दूसरा है अग्निवीर मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी एक ना तो एक और ना ही दो। तो 58 का आंसर बताइए। ये दोनों गलत है, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 पर। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्वर्ण खनन गतिविधियां विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। दूसरा है कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। तीसरा है पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो 59 का आंसर बताइए। पारा प्रदूषण से संबंधित ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी सभी तीन। 59 का क्या होगा? सी सभी तीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन 60वां। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो 60वां का आंसर क्या होगा? सी सभी तीन। क्या होगा? सभी तीन। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंतरिक दहन के लिए सीधे इस्तेमाल किया जाता है और ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है। ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है। तो वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी तीनों आंसर सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 61 का। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया और लिथुआनिया, रोमानिया। उपयुक्त में से कितने देश सीमाएं यूक्रेन के साथ साझा करती है? तो ये आ गया यूक्रेन वाला सवाल। ठीक है, तो इसमें है केवल दो, केवल तीन, केवल चार या केवल पाँच। तो कितने शामिल है बताइए? लिथुआनिया, रोमानिया, कौन सा शामिल है? आप बताएं, अगर मैप पढ़े होंगे तो बताइएगा। इसका होगा केवल दो, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। बुल्गारिया भी नहीं है, हंगरी भी नहीं है, लातविया भी नहीं है, लिथुआनी भी नहीं है, रोमानिया भी। ये सभी रूस से संबंधित है। यहाँ पर रूस है तो रूस से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? बी। ठीक है, केवल
ए इसका आंसर होगा, मतलब इसका आंसर कितना होगा 61 का आंसर होगा ए, केवल 2। ठीक है, चेक रिपब्लिक होगा केवल 2, ये होगा, और ये आंसर होगा इसका केवल 2। ठीक है, चेक रिपब्लिक इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। बी अवरक्त किरणों सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग हैं। तीसरा है अवरक्त तरंगें निम्नलिखित वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहत रूप से अवशोषित होती है। डी अवरक्त तरंगें सौर विकिरण और विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। तो 62वां का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 62वां का आंसर क्या होगा? 62वां का आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं 63वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2 उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है, कथन 2 गलत। डी कथन 1 गलत, कथन 2 गलत। कथन 1 गलत और कथन 2 सही, डी का। तो इनमें से आंसर बताइए कौन सा होगा 63 का? इसका होगा पहला गलत है और दूसरा सही है, यही इसका आंसर होगा डी। पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपीय और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। कथन 2 जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है, कथन 2 गलत। डी कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो 64 का आंसर होगा डी। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही। ठीक है, इसका डी सही होगा, ये सही होगा और ये गलत होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। 65 पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों को पूर्व पी तरंगें अवलिखित की जाती है। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है पी तरंगों अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों के कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2, डी 1 न तो 1 और ना ही 2। 65 का आंसर होगा क्या? दोनों कथन सही है। क्या होगा? दोनों कथन सही है, सी। ये और ये दोनों कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक, 65 का। अब आते हैं 66 पर। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। तीसरा है इनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर डी होगा, कोई भी नहीं होगा इसमें। इसका आंसर होगा डी। ना तो ये है, ना तो ये है और ना ही कोयला तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में है। ठीक है, 66 का डी। 67 पे आते हैं। बोल बेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? ए मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। बी शेष सस्य क्रॉप रेजिड्यू के संवेष्टन सामग्री पैकिंग मटेरियल बनाना। सी जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का उत्पादन करना। डी जैव मात्रा में उष्म रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। 67 का। तो 67 का आंसर होगा ए। बोल बेचिया पद्धति मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों का प्रसार नियंत्रित करता है। बोल बेचिया पद्धति याद रखिएगा, 67 का ए।
ठीक है। अब आते हैं 68 पर। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। बड़े पैमानों पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सैल खेतों में बिछाना। दूसरा है चूना मलाकार महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। तीसरा है विभिन्न उद्योगों पर द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के अधिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। उपयुक्त गतिविधियां में से कितनी कार्बन अधिग्रहण और विविक्तिभक्त सिंकेट्रेशन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो 68 का आंसर क्या होगा? ये सही है तीनों, ठीक है, सी। इसका आंसर होगा सी। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि कार्बन अधिग्रहण और विविक्ति भवन के लिए प्राय विचार में चर्चा में लाई जाती है। चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता, ये तीनों सही है। ये बड़े पैमानों में पिसी हुई बेसाल्ट साल खेतों में बिछाना, और ये भी सही है, ठीक है। तो सभी तीन सही है 68 का, सी, ठीक। अब आते हैं 69। एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक का स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? पहला है कृषि पर्यावरण में वायु में डीएनए में प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। बी किसी पर्यावरण की पक्षी जातियों की आनुवांशिक रचना को समझना। सी गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्शन लेने के लिए वायु वाहित युक्तियों का प्रयोग करना। डी भूमि तल और जल निकायों से पादप एवं जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों से ड्रोन भेजना। तो 69 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ए सही है, ठीक है। अब आते हैं 70 पर, 70वें क्वेश्चन पर। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किए जाते हैं? ए प्राणी जात की विभिन्न जातियों के भिन्न विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। बी स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रक्रियात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीपन करना। सी उद्यान कृषि के पादपों के क्लोनी प्रसार को संवर्धित करना। डी किसी समशिष्ट में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों को प्रभावकारिता का आकलन करना। 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। 70 का आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं 71 का क्वेश्चन पढ़ना। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSSED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 55 करोड़ रुपये के बीच में है, 15 करोड़ और 25 करोड़ रुपये के बीच में है। मध्यम उद्यम है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आहर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो 71 का क्वेश्चन क्या है? सी, ये दोनों सही है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। 15 से 25 करोड़ रुपया मध्यम उद्यम के लिए है, ठीक है। 71 आता है 72। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए डॉलर SWIFTI प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। कोई डिजिटल मुद्रा उसके अंदर प्रोग्रामिक प्रतिबंध जैसे कि उसकी व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? बताइए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो 72 का क्वेश्चन क्या होगा? सी, ये भी सही है दोनों, ठीक है। ये दोनों सही है, सी, ये भी सही है और ये भी सही है। 72 का है सी, ठीक है। 73 वित्त के संबंध में शब्द वीटा किसे निर्दिष्ट करता है? ए अलग अलग प्लेटफॉर्मों के साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। बी किसी पोर्टफोलियो के प्रबंधन की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्यनीति। सी एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहां उत्पन्न होता है जहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। डी एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों का मापता है। 73 का क्या होगा? डी। इसका आंसर होगा डी, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, 73। अब आते हैं 74 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचित और लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। किसी
किसी SHG के समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। तीसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG के समर्थन देते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। 74 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा केवल दो। ठीक है, इसका आंसर होगा बी केवल दो, ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? 74 का बी केवल दो। ठीक है, ये इसका आंसर सही होगा 74 का। आते हैं 75 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक, वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा है, भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। बी, कथन एक कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन एक सही है, कथन दो गलत। डी, कथन एक गलत, कथन दो सही। तो इसका आंसर क्या होगा 75 का? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, पर कथन दो कथन एक की सही व्याख्या, इसकी सही व्याख्या ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 पर। 76 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्ष करता है। कथन दो, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल की 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन एक सही है, कथन दो गलत। डी, कथन एक गलत और कथन दो सही। तो इसका आंसर क्या होगा 76 का? इसका आंसर होगा सी। सिंपल सा होगा, कथन एक सही है और कथन दो गलत। ठीक है, तो कथन एक इसका सही है और ये कथन दो गलत, मतलब पहला वाला जो है वो सही है। ठीक है, इसको ऊपर वाला जो है दिखा देते हैं, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 76 का? सी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 77 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाएं। दूसरा, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध से रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तीसरा, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृत को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, तीन, सी, केवल सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो 77 का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा केवल दो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? केवल दो। ये सही है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो 77 का आंसर क्या होगा? बी। आते हैं 78 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों को गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल ही में पिछले दिनों अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? ये सबसे मस्त है क्वेश्चन, ये अभी रिपोर्ट समाचार में था। पहला है अंगोला, बी कोस्टारिका, सी इक्वाडोर या डी सोमालिया। सबसे आसान आंसर है डी सोमालिया, यही है इसका आंसर। ठीक है, 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियों नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों और हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। दूसरा, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्र अधिकारों के अंतर्गत जैविक संसाधनों तथा पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक,
और बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 79 का आंसर क्या होगा? ये दोनों आंसर सही है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। 1 और 2 दोनों। 79 का क्या होगा? 1 और 2 दोनों। अब आते हैं 80 पर। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, कथनों पर विचार कीजिए। आते हैं पहला क्वेश्चन पर। माफ करिएगा दोस्तों, खांसी हुई है, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अहर्ह है। दूसरा, निर्वाचन विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है, उस राज्य में प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक एमएलए का वोट मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। पुदुचेरी में प्रत्येक एमएलए का वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के वोट मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी की कुल जनसंख्या का निर्वाचन सीटों की कुल संख्या का अनुपात से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी सभी 4? ठीक है, इसका आंसर बताइए। 80, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, ये सही आंसर है इसका, ठीक है। बी, इसका आंसर क्या है? बी, ठीक है, इसका आंसर है बी। ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, केवल 2, ठीक है, आंसर है बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 80 का बी। अब आते हैं 83। 81 हुआ है, अब 80 पे आते, 81 पे आते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडरी A.H. लॉन्गस्टन, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े थे? ए, पुरातात्विक उत्खनन, बी, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज प्रेस की स्थापना, सी, देसी रजवाड़ों में गिरिजाघरों की स्थापना, डी, औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। 81 का आंसर क्या होगा? ये आसान है, पुरातात्विक खदान उत्पन्न से ये सभी जुड़े थे, ये अलेक्जेंडर एच, ये सभी लोग जो थे इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। इसका आंसर होगा 81 का। फिर 82 का क्या आंसर है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन से युग्म सुमेलित थे, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। स्थल है जिसके लिए जाना जाता है, बेसनगर, शिव गुफा मंदिर, भाषा बौद्ध गुफा मंदिर, या सीतनवासल जैन गुफा मंदिर। उपयुक्त में से कितने युग्म सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा 82 का? बी, केवल 2। क्या होगा? केवल 2, इसका आंसर होगा केवल 2, बी, ठीक, ये सही है इसका आंसर। बाकी ये ऊपर वाला गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 83 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। कथन 1 और कथन 2। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 83, ये आसान है। उपयुक्त कथनों में विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला, ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत। डी, कथन 1 गलत तथा किंतु कथन 2 सही। तो इसका आंसर क्या होगा 83 का? ए, ये दोनों आंसर सही है पर ये इसकी एक की कथन 1 की सही व्याख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 83 हो गया। 84, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक मापक 600 मिलीमीटर या 400 मिलीमीटर है। कथन 2, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ये आसान है, ये अगर ना बता पाए तो कोई भी ना बता पाए। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। डी इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर इसका? 84 का डी। क्या होगा? डी, ठीक है।
84 का आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 85। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के संविधान सभा ने भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई गई थी। बट प्रारूप समिति थोड़ी ना बनाई गई थी, उसमें अंगीकृत किया गया था। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत। डी, कथन 1 गलत किंतु कथन 2 सही। 85 का आंसर सी होगा इसका। कथन 1 सही है पर कथन 2 गलत है, ये सही है। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। नागरिकों के बीच संविधान को संवर्धित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 85 का आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। ठीक है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत। ठीक है, ये गलत है। इस समय तो अंगीकृत किया गया था, समिति तो पहले ही बनाया गया था। ठीक है, अब 86 आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्विट्जरलैंड मूल्यों के आधार पर स्वर्ण की अग्रणी निर्यातकों में से एक है। कथन 2, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निश्चय रिजर्व है। उपयुक्त कथनों के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत। डी, कथन 1 गलत किंतु कथन 2 सही। तो 86 का आंसर क्या होगा? ये भी सी होगा, ये इसका आंसर होगा सी। ये गलत है और ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में यूएसए और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की। कथन 2, अमेरिका और यूरोपीय संघ का दावा करते हैं कि इनके पास इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो 87 का आंसर क्या होगा? ये भी सी होगा। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, ये गलत है और ये सही है। परिषद बनाया गया हाल ही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 88। कथन 1, वस्तुओं में वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2 है। कथन 2, भारत के कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना का लाभ उठाया है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव का योजना का लाभ उठाया है। उपयुक्त कथनों के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो 88 का आंसर क्या होगा? डी। 88 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, कथन 1 गलत है, ये 2 सही है, ऊपर वाला ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ ने स्थिरता एवं समृद्धि समझौता सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो पहला, यूरोपीय संघ ने देशों की बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। दूसरा है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारित संरचना सुविधाओं को आपस में बांटकर सुकर बनाती है। तीसरा, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों के आपस में बांटना सुकर बनाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, सभी 3, डी, कोई भी नहीं। तो 89 का ऑप्शन क्या होगा? 89 का ऑप्शन होगा ए, केवल 1। इसमें ऑप्शन क्या है? केवल 1 इसका सही है, बाकी ये दोनों गलत आंसर है। ये आंसर सही है, ए। ठीक है, अब आते हैं 90 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कंफर्ट फॉर सेफ
ऑर्डलिटी एंड रेगुलर माइग्रेशन GCM अपनाई। दूसरा है GCM ने अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं UN सदस्य देशों को बाध्यकर है। तीसरा है GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए कार्य करती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो 90 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी होगा केवल दो। ये सही है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है। बी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 पर। होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। दूसरा है होमगार्ड को भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियनें समुत्थापित की गई है। तीसरा, उपयुक्त में से कितने कथन सही है? पहला है ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो 91 का ऑप्शन है सी, सभी तीन, तीनों सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सभी तीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 92। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। कृत्य या किस कृत्य जिस अधिनियम पे अधीन आता है? अधिनिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनता है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। बंदूक तोप के अनुष्ठानपरक गोली गोला दागना जिसके अन्य लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है। आयु संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, तो कौन सा कथन सुमेलित है? युग्म सुमेलित है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो 92 का ऑप्शन बताइए क्या होगा? ये सभी सही है, सभी तीनों का तीनों युग्म ये जो दिया गया है, ये भी और ये भी, सभी के सभी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? इसका ऑप्शन होगा सभी तीन। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 93। निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र समाचार में होने के कारण। पहला है उत्तरी कीवू और इटूरी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध। दूसरा है नागोर्नो काराबाख, मोजाम्बिक में उपलब्ध। तीसरा है खेरसान और ज़पोरिजिया, इजरायल और लेबनान के बीच विवाद। निम्नलिखित युग्म में से कितने युग्म सही है? ठीक है, पहला है केवल एक, बी केवल दो, तीन सभी तीन, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही है 93 का? इसमें से कोई भी युग्म सही नहीं है। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। ना ये मिलता है, ना ये मिलता है, ना ये मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93 के बाद 94। 94 में क्या है कथन? एक, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। दूसरा, अरब शांति पहल सऊदी अरब के मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, ए कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। बी कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत। डी कथन एक गलत किंतु कथन दो सही। तो 94 का आंसर क्या होगा? सी, कथन एक सही है इसका। ठीक है, और कथन दो गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। ठीक, और कथन एक सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 95 में। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है। खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहला, किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। दूसरा, अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। तीसरा, द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है, ट्रेनिंग दिया है। ठीक है, चौथा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए। कितने युग्म सम्मिलित हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी सभी चार। बताएं
95 का। बी होगा इसका आंसर, केवल 2। ठीक है, केवल 2 इसका आंसर सही होगा। ये सही होगा, बाकी ये गलत और पहला वाला भी गलत। आगे बढ़ते हैं। 96 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार था कि जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। दूसरा, इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया था। तथा तीसरा, ओपन सिलेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मैंचिक कप होती है। चौथा, महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। 96 उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी सभी 4। 96 का इसका होगा केवल 2, बी। 96 का ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 96 का आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं 97 पर। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र जिस देश में अवस्थित है? पहला है डोनबास सीरिया, दूसरा है कांचीन इथियोपिया, तीसरा है टिग्रे उत्तरी यमन। उपयुक्त में से कितने युग्म सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, डी कोई भी नहीं। 97 इसका आंसर है डी, कोई भी नहीं, क्योंकि सभी किसी से अलग अलग देशों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 हाल ही में वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जो इन सभी देशों में संबंधित? दुर्बल मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज, बी चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना, सी सहारा मरुस्थल दक्षिणाभिमुखी प्रसार, या सफल तख्ता पलट। 98 डी है, ये सभी तख्ता पलट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी हाल ही में सब चांद में भी हुआ है, गिनी में, माली और सूडान में भी हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 99 पर। निम्नलिखित भारी उद्योगों को विचार कीजिए। पहला उर्वरक संयंत्र, दूसरा है तेल शोधक कारखाने, तीसरा है इस्पात संयंत्र, और आगे है उपयुक्त में से कितने उद्योगों में से विकार्बनक में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। तो भाई भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बताइए। 99 का सभी 3, सभी में हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसमें भी सभी 3। 99 का क्या होगा? सी। ठीक, आते हैं 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन G20 के बारे में है। G20 के कथन पर विचार कीजिए। G20 समूह में मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच के रूप में की गई थी। दूसरा है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा युग्म सही है, या कौन सा कथन सही है? पहला है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। 100 क्वेश्चन है, ये दोनों सही है। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। 100वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 100वां का होगा पहला और दूसरा दोनों सी। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, या आपको जितने भी प्रॉब्लम का निवारण या समस्याएं हुई हो इसमें हमारे बोलने से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। रुक बोला गया है इसके लिए। हालांकि आप हमें सपोर्ट करिए, इससे और अच्छी वीडियो लाएंगे। अगले वीडियो में GS फर्स्ट, GS 2, GS 3 और GS 4 की सारी वीडियो के सारे क्वेश्चनों के बारे में उल्लेखित वर्णन करेंगे और चर्चा करेंगे। और आने वाले दिनों में मेंस की अच्छे रूप से प्रिपरेशन किया जाएगा, और हर एक क्वेश्चन का मेंस में अच्छे रूप से किस तरह लिखा जाता है आपको बताया जाएगा, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करता हूं और इस मेंस के अच्छे से क्लास लेता हूं। अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन किया गया है, और अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे दिखाया जाता है, क्योंकि मैं तो फीस भर रहा हूं, और आप लोगों की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।